कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है आउटले ऑफ फंड। फंड फॉर ए सर्विस, कोई भी सर्विस जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो, उसके लिए आप कोई भी चीज दे रहे हो, वो आपके लिए कॉस्ट है। ठीक है। जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, एग्रीकल्चर में बहुत तरीके के कॉस्ट होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अलग से आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है एक नॉमिनल कॉस्ट, एक रियल कॉस्ट। ठीक, नॉमिनल कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट क्या होती है? दूसरी रियल कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ठीक, इकोनॉमिक कॉस्ट, इसमें दो तरीके का होता है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, सिट। ओके, डिफ्लेटेड कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, और इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। कॉस्ट, तो नॉमिनल कॉस्ट की बात करें तो इसको हम लोग सिंपल सी बात में कहते हैं मनी कॉस्ट। ये मनी कॉस्ट है। और करेंट प्राइस, जो आज के समय में उसका करेंट प्राइस है, उसको हम लोग इसको नॉमिनल कॉस्ट कहते हैं। करेंट प्राइस, किसी चीज की करेंट प्राइस को हम उसको नॉमिनल कॉस्ट कहते हैं। रियल कॉस्ट, जो उसकी कांस्टेंट प्राइस हो। रियल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें जो जुड़ती है, या जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब कांस्टेंट कॉस्ट इसको कहते हैं हम लोग। कॉस्ट यानी इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इसको बनाने में लागत लगी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कांस्टेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कभी कभी क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो कि मौके के हिसाब से कॉस्ट लेते हो या डिसाइड करते हो। इसमें क्या करते हो, कभी कभी आप कॉस्ट बढ़ा देते हो, कभी कभी नुकसान, कभी क्या होता है ना, घाटे में सौदा कर दिया, कभी फायदे में सौदा कर दिया। उस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है। और ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटी कर कॉस्ट होता है वो लॉस के सिचुएशन में होता है, मतलब सेक्रीफाइस कॉस्ट ही होता है। ठीक है, मतलब जिसमें आपको बेस्ट अल्टरनेटिव मिल जाए, ज्यादातर आप उसमें सेक्रीफाइस ही करते हैं, इसको सेक्रीफाइस कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट कहते हैं जब मतलब कि आपको लग रहा है कि जैसे शेयर मार्केट वाले हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि किसी भी शेयर की वैल्यू नीचे जा रही है, मुझे मतलब मेरी लागत जितनी लगाई उतने कम मिल गई, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट के पे उसको सेल करके अपना चीजें निकाल के मतलब हो जाता है, ताकि मिनिमम लॉस में रहे या मिनिमम चीजें करें, मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके इसको कहते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट के बेसिस पे आपने अपना काम कर लिया। इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक कॉस्ट, और इसमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि हम और आप डायरेक्टली पे करते हैं, मीन्स द कॉस्ट दैट वी आर गोइंग टू पे डायरेक्टली, डायरेक्ट पे, पेबल कॉस्ट, कॉस्ट। और इम्प्लिसिट मतलब जो कि हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स के थ्रू हमसे लिया जा रहा है और फिर घूम के उधर जा रही है, ठीक है, किसी को, मतलब इनडायरेक्ट पेलेबल कॉस्ट, पेएबल कॉस्ट, कॉस्ट।
मतलब जो कि आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक, इसके बाद डिफ्लेटेड कॉस्ट क्या होता है कि डिफ्लेटेड कॉस्ट जब हमारा किसी भी का प्राइस जो कमोडिटी है उसकी रियल कॉस्ट से उसको हम एक कोई जनरल प्राइस इंडेक्स होता है जो कि इकोनॉमिक्स वाले यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हम उसके जब कॉस्ट में चेंज करते हैं और जब कोई रियल कॉस्ट में किसी तरीके का चेंजेस आता है ड्यू टू जनरल प्राइस इंडेक्स, उसको हम लोग डिफ्लेक्टेड कॉस्ट कहते हैं। तो डिफ्लेटेड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू जनरल प्राइस इंडेक्स। तो जनरल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो कमोडिटी पे जो भी कॉस्ट आएगी वो उसको हम लोग डिफ्लेटेड कॉस्ट कहेंगे। सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट इस तरीके का कॉस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम जो इसको प्राइवेट कॉस्ट भी कहते हैं। सोशल कॉस्ट को हम लोग प्राइवेट कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम सोसाइटी का या जो सोशल रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं हम, उसमें जो की कमी आ रही है या जो भी वैल्यू उसकी लूज हो रही है उसको हम सोशल कॉस्ट में लेते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हम एक तरीके से सोशल कॉस्ट कर दे रहे हैं अपना, ठीक है, तो कुछ तो लॉस कर ही रहे हैं, मतलब अपनी चीज, मतलब अपना फंड दे रहे हैं, मतलब इस, और ड्यू टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या हो रहा है, ड्यू टू प्राइवेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सोशल कॉस्ट को हम प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। इसमें एग्जांपल है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जिसको मतलब आपको, हमको, सबको मतलब देना ही देना पड़ेगा पॉल्यूशन, इनडायरेक्टली आप इसमें भी इन्वॉल्व हो। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एम्पायर बनाने में जो भी आपका कॉस्ट लगता है वो आपका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट इनकर्ड इन आपका बिल्डिंग है या जो भी फैक्ट्री है, जो भी चीजें, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट मीन्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसको कहते हैं। ठीक, ये सब जो चीजें हम लोग ने पढ़ी, ये कुछ अलग अलग तरीके से, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो हम लोग देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारे लिए ये 3 कॉस्ट के बारे में जानना। कॉस्ट, एक उसमें होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है हमारा टोटल कॉस्ट, इन 3 को समझना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स आपके लिए जो भी एक कंपनी का मालिक है या जो भी कोई प्रोड्यूसर है उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, जो उसकी लैंड है, उसकी बिल्डिंग है, ये सारी चीजें जो है इसकी फिक्स्ड कॉस्ट में आती हैं। इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं इसको। ये एफसी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल कॉस्ट हमारा जो होता है वो एफसी प्लस वीसी होता है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से हमारा ये हमारा टोटल कॉस्ट बन जाता है। इसमें इतनी बात करेंगे, अभी आगे का कर्व के बारे में जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, ठीक, डायरेक्ट कॉस्ट। इसको हम किसी, इसको संक कॉस्ट कहते हैं, मतलब ये पैसा हमारा आएगा नहीं, ये डूब गया, संक हो गया, संक कॉस्ट, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट, मीन्स ये जरूरी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसको हमेशा हमको जरूरत होती है। इसको इसलिए हम लोग वर्किंग कॉस्ट भी कहते हैं, वर्किंग कॉस्ट, ये हमारे लिए वर्किंग कॉस्ट है, ठीक है।
इसको एक जो एग्जामों में ज्यादातर ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। ये कुछ नाम जानना जरूरी होता है क्योंकि कब कौन सा टर्म यूज कर ले आपको नहीं पता, ठीक। इसलिए बेसिक कॉस्ट अगर पूछा जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट ही आपका बेसिक कॉस्ट है, ठीक। और फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो जनरली हमारा कांस्टेंट होता है और लॉन्ग रन होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग रन कॉस्ट होता है, और जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमारी ये शॉर्ट रन कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट। तो हमको अपनी जरूरत है, जरूरत को पूरी करने के लिए हमारा ये यूज होगा, बस ये हमारे लिए ये। इसमें अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लैंड है, बिल्डिंग है, ये हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बिल्डिंग, आपने टूल्स लिया है, ये जो मशीन्स लिए हैं ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो कीप ऑन चेंजिंग, चेंजेज, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है लेबर चार्ज, एक लेबर है जो अपनी चार्ज ले रहा है, ऐसा नहीं पहले जो लेबर 10 रुपए में काम करता था आज 10 रुपए में काम करेगा, तो उसकी जो समय के साथ उसका कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेबर चार्ज है हमारा, ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, ये सब हमारे वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे, ठीक है, रिपेयरिंग चार्ज, ओके, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। अब यहीं पे दो चीजें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ से बताएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन को ग्राफ होती है इसकी। वेरिएबल कॉस्ट की जो ग्राफ होती है वो इनवर्स एस शेप ग्राफ में होती है, इनवर्स एस शेप। ये सब कभी कोई पूछता है कि वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ किस तरीके से दिखता है, शेप क्या होता है, ठीक। टोटल कॉस्ट जो कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में है, ठीक है, इसकी भी जो है अभी हम बना के दिखाएंगे, वो सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ के होता है। ये भी इनवर्स एस शेप में ही होता है। तो जो इसकी कॉस्ट का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, दो चीजों में बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। अभी जो तीनों ग्राफ बनाते हैं इसको बनाते हैं देख के। इधर पे हम रखते हैं कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे हमारा होता है आउटपुट। हमने कितना कॉस्ट से कितना आउटपुट हमको मिला, बस उसी से हमको मतलब होता है और कुछ नहीं। कॉस्ट अपॉन आउटपुट, आउटपुट मीन सर्विस, आपको कितना मिल रहा है, कॉस्ट आउटपुट। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की ग्राफ है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफ है, ये हमारा टोटल कॉस्ट की ग्राफ है। जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, मींस कि ये पैरेलल टू एक्स एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये हमारा, टू एक्स एक्सिस। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ऐसा होता है ना, शुरू शुरू में आप वेरिएबल कॉस्ट लगाते हो तो आपका क्या है कि ये बढ़ता जाता है आउटपुट, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट आपका कांस्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि आप कितना भी कॉस्ट बढ़ा लो आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा, मतलब इसको हम कहते हैं इनवर्स एस शेप कर, इनवर्स एस शेप कर। और जब इसकी बात करते हैं तो ये टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ है, ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है। आप इस कर्व को जो यहाँ से स्टार्ट किया है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक। और अगर मान के चलते हैं
कि प्रोडक्शन जब नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा जैसे वेरिएबल कॉस्ट नहीं हट होगा तो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर है। जब से आपने कंपनी बनाई, अभी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो आपने कोई वेरिएबल कॉस्ट दिया ही नहीं। जब वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया तो उस कंडीशन में टोटल कॉस्ट ही हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। इसके बाद कॉस्ट में इतने पे ही नहीं रुकना है, कॉस्ट में दो चीजें और आ जाती हैं। एवरेज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको अलग कर लेना, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये इसका ग्राफ है, ठीक। इसको कहते हैं AFC, AVC, ATC। सच बताएं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कोई भी चीज होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, सॉरी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। मार्जिनल में हम चेंजेस की बात करते हैं, और वहां पे जो चेंज होता है वो हमारा जीरो होता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब जब भी आप करते हो मीन की बात करते हैं। जैसे अगर हमको कोई कहेगा 3 नंबर का एवरेज बताएं, तो आप तीनों नंबर जोड़ोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब कॉस्ट के लिए अगर हमको बात करनी होगी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो हम टोटल जो है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जितना हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगा है, अपॉन डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे लिए क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट, जो हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? ये हमारा एवरेज कॉस्ट होता है दोनों को सम करके। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ के हमारा ये कर्व निकलता है, ठीक है। इसमें एक चीजें ये जाननी है, इनके कर्व मतलब इसके ग्राफ का जो कर्व है वो क्या होता है। शेप, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज वेरिएबल का कॉस्ट का जो कर्व का जो शेप होता है ये यू शेप होता है, और जो टोटल कॉस्ट होती है ये भी यू शेप ही होती है। तो हमने 3 तरीके की कॉस्ट देखे, उनके एवरेज कॉस्ट देखा, और इनका मैं कंबाइंड ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। इनका एक कंबाइंड ग्राफ बनाता हूं मैं। ये एवरेज हमारा वेरिएबल कॉस्ट है जो कि यू शेप में है, ये यू शेप में। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट इससे ऊपर होता है, ठीक। ये हमारा कर्व है। और रेक्टेंगुलर का कर्व की बात करें तो ये इस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके का कर्व होता है। यू शेप कर्व की बात करें तो ये यू आकार इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये यू शेप कर्व है। तो ये हमारा क्या है? एवरेज टोटल कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये है।
इसके साथ एक चीज आती है मार्जिनल कॉस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। और जहां भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल आ जाएगा, मार्जिनल मतलब होता है चेंज, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स चेंज। अब बात करते हैं, तो इसमें भी तीन तरीके की चेंजेस की बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। एवरेज, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू, अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम चेंज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। अगर मार्जिनल मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का अगर हम चेंज निकालेंगे, जीरो होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, मतलब कांस्टेंट है, मतलब 10 में से 10 घटाए तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन इसलिए जो हमारी टोटल कॉस्ट है, मतलब टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो चेंज होता है, ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इसमें ना वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं ना टोटल कॉस्ट बोलते हैं, इसमें हम लोग सीधी सी बात है मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इसके कहने का मतलब होता है, मार्जिनल कॉस्ट को सिंपली डिफाइन करते हैं हम लोग, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे क्वांटिटी आउटपुट है हमारा, आउटपुट यहाँ पे कॉस्ट है। अब ध्यान से देखना है, ये जो ग्राफ बनेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मार्जिनल कर्व की ग्राफ है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है। और ये यहाँ पे जिस पॉइंट पे इनको कर्व, इस कर्व को कट करती है, ये इनके पॉइंट ऑफ मिनिमम है, मिनिमम। एक जगह ये क्वेश्चन आज आता है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को किस पॉइंट पे कट करती है, तो उसके पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम, जो मिनिमम पॉइंट होता है या जो लोवेस्ट पॉइंट होता है मिनिमा, इसको बेटर मिनिमा लिखते हैं, मिनिमा पॉइंट पे ये कट करते हुए निकल जाता है। तो ये कंपाइंड कर्व है। और इस कर्व का भी जो शेप होता है, ये यू शेप कर्व होता है, यू शेप कर्व। तो इतनी सी बातें थी जो कि कॉस्ट के बारे में जाननी थी। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया? सर चेंज इन एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो कैसे आया? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसमें मैं वो भी बना देता हूँ। ये हमारा एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात बताई। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि हमारा एट ए पॉइंट, आज भी अगर हमने कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है, आज हमने पूरी बिल्डिंग बनाई, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है बिल्डिंग बनाने में लेबर का लगाकर सब कुछ लगाकर तुमने बिल्डिंग बनाई या एक फैक्ट्री बनाई जिसकी कीमत 100 करोड़ है। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, 100 करोड़ है। अब तुमने क्या किया, प्रोडक्शन बनाना शुरू किया, प्रोडक्शन के लिए तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, लेबर लाया, ठीक है, लोगों को वेतन दिया, रिपेयरिंग कॉस्ट है, कुछ भी कॉस्ट है, पैकेजिंग का कॉस्ट है, जो छुटपुट कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मिला के हमारी पहले साल में हमने मान के चलो कि 20 करोड़ के और भी माल लेके आ गए, जिसको हम फैक्ट्री में लेके बनाएंगे। तो अब हमने प्रोडक्शन जब करना शुरू किया, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपने ये फैक्ट्री में काम शुरू किया है, कितने रुपए लगे, तो आप बोलोगे कि हमारे टोटल जो पैसे खर्च हुए हैं इसमें 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और 100 करोड़ बना, फैक्ट्री पूरा बन के खड़ी हुई है, 20 करोड़ में हमने अपने रॉ मटेरियल, लेबर और ये सब चीजों को इनको देते हैं छुटपुट कॉस्ट, जो मिसलेनियस कॉस्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, 5 साल बाद हो सकता है कि कंपनी की स्केल बढ़ जाए। आपने क्या किया कि आपने रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज किया, आप हो सकता है वेरी रॉ मटेरियल और ज्यादा ले आए। अब आप 80 करोड़ का रॉ मटेरियल ला रहे हो, 100 करोड़ का ला रहे हो, 80 करोड़ मानते 80 करोड़ का ला रहे हो, ठीक। 5 साल बाद आपका जो टोटल कॉस्ट होगा, अब क्या हो गया, अब आपकी कॉस्ट कितनी लग रही, अब 180 करोड़ लग रही, क्योंकि उस वक्त जो आपने इक्विपमेंट भी लाई थी तो वो सब नए नए थे, वारंटी पीरियड में थे, गारंटी पीरियड में थे, तो उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट थी नहीं। लेकिन 5 साल बाद तो वो डिटोरिएट करेंगे, ठीक है, तो उसकी भी आपकी कुछ कॉस्ट होगी, ठीक है।
तो अब 180 रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक, अब ये बात, लेकिन 5 साल के बाद भी अगर आपसे कोई कहेगा कि फैक्ट्री खड़ी करने में आपके कितने रुपए लगे, तो आपके 100 करोड़ रुपए ही लगे हैं। तो 5 साल में अगर हम अगर रेट का डिफरेंस देखें, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू निकाले, तो 100 करोड़ पहले साल में ही लगा था, 100 करोड़ दूसरी 5वें साल में भी लगा है, दूसरी साल में भी लगा है, हर साल वो 100 करोड़ रहेगा ही जब तक वो फैक्ट्री रहेगी। तो जब उनका डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो हो जाएगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं कि हमको जो है आउटपुट चेंज करने में, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने में कितना मतलब कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कितनी हुई, आपने 120 करोड़ से 180 करोड़ ले गए, तो 60 करोड़ रुपए जो आपने टोटल चेंज किया है, वो आपका जो भी चेंज है, यानी जो मार्जिनल चेंज इन जो हमारा कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट का है, जो कि 20 करोड़ से 80 करोड़ हो गया। और वही डिफरेंस हमको टोटल कॉस्ट में भी दिख रहा है कि 180 से 120 घटा दिया तो हमारा 60 करोड़ रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. इस इसलिए मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट निकालना है या टोटल। उसमें सिंपल सी बात है कि टोटल का जो हम कॉस्ट का भी अगर मार्जिनल हम लोग निकालते हैं या चेंज निकालते हैं, तो भी वो वेरिएबल कॉस्ट के चेंज के बराबर आती है। और फिक्स्ड कॉस्ट में वो क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है, तो 10 को 10 से घटाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कर लेते हैं, ये हटा दें। मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट में चेंजेस कर देख लेते हैं। एवरेज वर्ड ही नहीं यूज करते, एवरेज को वर्ड यूज करना ही गलत है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज होगा वो हमारा टोटल कॉस्ट के चेंज के बराबर होता है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने में कितने कॉस्ट में चेंज आता है, वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट बताता है, जिसको हम लोग एमसी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद बस एक लास्ट आज के लिए छोटा सा टॉपिक है सप्लाई। जैसे हमने डिमांड में बताया था कि डिमांड जब आप पढ़ते हो तो आपको ये समझना है कि आप एक कंज्यूमर हो। ठीक है, तब तो आपको डिमांड समझ में आएगी। और जब आप सप्लाई करते हो तो आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझो कि बनाने वाले आप हो। तो अगर आप बनाने वाले हो तो आप अपने क्वांटिटी को कब सप्लाई करोगे, जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा पैसे पे आप ज्यादा क्वांटिटीज भेजोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसकी वजह सिंपल सा फंडा है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक, यहाँ पे जो स्लोप होती है, स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इन मार्केट। ज्यादा पैसा ज्यादा सप्लाई, कम पैसा कम सप्लाई। ठीक, ये सारी चीजें जो है एक प्रोड्यूसर की नजर पे होती है। और सप्लाई का मतलब होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी व्हाट द प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल। प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल, इसको हम कहते हैं सप्लाई। सिंपल सी बात। जबकि डिमांड के वक्त कंज्यूमर विलिंग टू परचेज। अगर हमको कोई चीज खरीदनी होगी तो हम जाहिर सी बात है कम रेट में होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा रेट में होगा तो कम खरीदेंगे। तो ये सप्लाई की बात है। लेकिन सप्लाई में जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में देखने को मिलता है, वो ये पूछता है कि कमोडिटी के अकॉर्डिंग सप्लाई और एक स्टॉक होता है। मतलब आपके पास गोदाम में स्टॉक है, आप उसके सप्लाई कर रहे हो, मतलब ये आपका स्टॉक है और यहां से आप इसको सप्लाई कर रहे हो। एक रिलेशन पूछता है, अगर कोई पेरिसेबल गुड है तो उसके लिए सप्लाई और स्टॉक में क्या रिलेशन होगा? पेरिसेबल, पेरिसेबल ऐसी कमोडिटी जो कि खराब हो जा रही है। नहीं पेरिसेबल होगा गुड्स के जितना लिए हाँ इक्वल होता है। मतलब स्टॉक आप स्टॉक करोगे ही नहीं, मतलब आपके पास जितनी चीजें आई हाथ में आप उसको दे दोगे, क्योंकि अगर वो खराब हो गई तो आपको टू मार्केट से 1 रुपए नहीं मिलना, 1 चवन्नी नहीं मिलेगा। तो पेरिसेबल गुड्स में स्टॉक और सप्लाई हमेशा बराबर होती है, जबकि ड्यूरेबल गुड्स में आपका स्टॉक जो है वो ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगी।
क्योंकि आप मार्केट के एडवांटेज लेना चाहोगे, आप ज्यादातर चीजें होल्डिंग करोगे, ठीक है, जिसको जमाखोरी कहते हैं, काला बाजारी, ये सब तमाम सारी चीजें हैं। ज्यादातर ओनियन के केसेस में, एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है कि आपको प्राइस अभी कम मिल रही है, आप नहीं रख, कोल्ड स्टोरेज में रख दो, ठीक है, या आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दो, पोटैटो आप नॉर्मल, ओनियन आप नॉर्मल कंडीशन में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जल्दी खराब नहीं होती, ठीक है। तो वो जब आपका प्राइस बहुत हाइक हो गया, जब प्याज 80-90 रुपए किलो के करीब चल गया, आपने मार्केट में अपनी सप्लाई उस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा दी, और जब बढ़ा दी तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिमांड और सप्लाई की बात है। तो अब क्या है, एक चीजें तो जरूर पूछी जाती है कि अरे खरीदने वाला कम पैसे पे खरीदना चाह रहा है, ठीक है, बेचने वाला ज्यादा पैसे पे बेचना चाह रहा है, तो आखिर बाजार की कीमत कौन तय करेगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड द मार्केट प्राइस? और ये प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है जो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में खरीदें, मतलब यहाँ पे पैसा यहाँ होना चाहिए, जो एक कंज्यूमर चाहता है। एक प्रोड्यूसर है, वो क्या चाहता है? प्रोड्यूसर चाहता है यहाँ पे होना चाहिए पैसा, ताकि हम तब सप्लाई करेंगे इसको, ठीक। तो इस पॉइंट को बेयर नोट करना, ये डिमांड कर्व है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है। और मार्केट इक्विलिब्रियम और जो मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है, वो इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करते हैं, यही प्राइस होता है, या मार्केट प्राइस होता है, या प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। इक्विलिब्रियम मीन्स इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, मीन्स वो भी इतने में देने को रेडी है, आप भी इतने में खरीदने को रेडी हो। जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट पे हम मार्केट का रेट डिसाइड करते हैं। ये सारी चीजें थी जो डिमांड, सप्लाई और कॉस्ट, आज हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक। तो एक चीज याद रखना कॉस्ट में, कि अप जो हमारा ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये कभी भी उठेगा नहीं, अपवर्ड मूवमेंट नहीं शो करेगा, हमेशा ये डिक्लाइन ही करता जाएगा, ऑलवेज डिक्लाइन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कोई डाउट इसमें? सर एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे आप बोले थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड का पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों? अब जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ये क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड गुड्स का मतलब होता है टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, ठीक। ये एक्स है हमारे लिए, कि वाई है, ठीक। अब क्या है कि करेंट सिनेरियो में कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर चाय की कीमत 5 रुपए है, कॉफी 10 कप बिक रही थी, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस की बात कर रहे हैं ना। चाय की प्राइस की बात करेंगे और कॉफी की क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक। अब क्या है कि चाय 5 रुपए की है, उस वक्त कॉफी के 10 कप बिक रहे थे। अब ये सोचो कि चाय अगर 10 रुपए की हो जाए तो क्या होगा? लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, यार चाय पिए या कॉफी पिए। तो हो सकता है कि जब प्राइस चाय की बढ़ जाएगी तो लोग चाय से ज्यादा कॉफी पीना पसंद करेंगे, कि भाई 10 रुपए की चाय पीने से अच्छा 10 रुपए की मैं कॉफी पीऊं। तो हो सकता है, जो हो सकता है, क्या होता है, ये जनरली जो कॉफी है वो आपका 12 कप, मतलब एक कमोडिटी जो उसके सब्स्टिट्यूट हो सकती है, ठीक है, हो सकता है 2 कप बढ़ जाए। अब जो आपको दिखेगा कि अगर चाय की कीमत 20 रुपए हो जाए तो लोग कहेंगे कि पागल हो, 20 रुपए की चाय पीने से अच्छा 2 कप हम कॉफी पी लें। तो हमारी जो कॉफी की डिमांड क्वांटिटी जो बन रही है, ठीक है, डिमांड हो रही है, वो 15 हो सकती है, 20 हो सकती है। मतलब कि क्या है कि यहाँ पर जो है कि एक की जो है
क्वांटिटी जो हम सप्लाई मतलब डिमांड कर रहे हैं वो बढ़ रही है एज कंपेयर टू, मतलब जो हमारा इसमें प्राइस चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि पहले अगर ग्राहक को अगर, सबसे अच्छी बात है इसको फिक्स कर देते हैं हम। अगर मान के चलो 20 लोग इस चाय पीने वाले हैं, ठीक है, 20 लोग हैं, पहले 15 लोग ये पीते थे या 25 लोग, 15 लोग ये पीते थे, 10 लोग ये पीते थे, ठीक है, 25 हो गए। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे आपके 13 लोग होंगे और यहाँ पे आपके 12 लोग होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि 20 लोग हो जाए। ठीक, यहाँ पे 5 लोग ही बचे क्योंकि 5 बहुत जस्ट डबल का अंतर है ना। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो प्राइस चेंज हुआ है कॉफी में, टी में, वो तो 15 रुपए का हुआ है। ठीक है, और जो कॉफी की जो सेल है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज की बात करते हैं। इसलिए इसमें जो हम बात करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू की बात करते हैं, और इसमें बात करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी की बात करेंगे। तो इसमें जैसे P1 क्या है, P1 ये है, इसके लिए Q1 ये है। तो अब फाइनल कब क्या हो गया, ये Q2 हो गया। तो डेल्टा चेंज क्या होगा हमारे लिए, 20 माइनस 10 अपॉन Q, पहले शुरू में कितना था 10, ये हो गया 2। इसमें बात करते हैं चेंज कितने का हुआ, 15 माइनस शुरू में कितना था 5, ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जब भी आएगा ये चीजें, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा, आप कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, कि एक का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे चीजें पॉजिटिव हुई ही आएंगी। अब निगेटिव का मतलब समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन में मतलब एक का क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब आपका न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2/3, मतलब जो कि ग्रेटर देन 1 है, सॉरी पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, गुड्स की बात करते हैं, तो पेन और कॉपी की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, कॉपी 10 रुपए की थी, चलो ये बात करते हैं। पेन की बात करते हैं, पेन की प्राइस P1 जो है 5 रुपए की पेन थी, उस वक्त 10 कॉपी बिक जाती थी, क्योंकि लोग पेन खरीदेंगे तो ये तो मालूम है ना कि कॉपी भी खरीदेंगे। अब पेन की प्राइस अचानक से 50 रुपए हो गई, तो लोग अब पेन ही नहीं खरीद पा रहे हैं तो कॉपी क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पे कॉपी की क्या हो सकता है, 5 लोग खरीदें। अब पेन की प्राइस हो सकता है 100 हो, तो हो सकता है कि एक ही अमीर आदमी होगा जो खरीदेगा कि एक ही कॉपी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये पेन की प्राइस है और ये क्वांटिटी कॉपी की सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी Q1। तो यहाँ पे क्या है कि पेन की प्राइस बढ़ने से कॉपी की क्वांटिटी घट रही है, क्योंकि अब हम पेन लेंगे तो कहीं तो लिखेंगे, लेकिन अगर पेन ही महंगा हो गया तो कॉपी की सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इसमें अगर हम चेंज निकालते हैं तो हमारा ये P2 है। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू होगी 95 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू बाई 5 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी 19 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो डेल्टा क्यू की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 10 करेंगे, इसकी वैल्यू तो -9 आ गई ना। अब जब इसकी वैल्यू ही नेगेटिव हो गई तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। समझ में आई मेरी बात, आ गई समझ में। यस सर। ओके, फिर आज के लिए इतना ही।